नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज, है ना, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक, पेज नंबर 85। ठीक, पेज नंबर 85। और इस पेज नंबर 85 पे एक हेडिंग है, देखिए 3.6.5, जहां पे मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल आर्ट्स लिखा हुआ है। पिछले लेक्चर में एक बात यहाँ पे छूट ये गई कि जहां लिखा है नॉन मेटल के बारे में लिखा गया था, यानी मेटलार्ड या नॉन मेटल नहीं, मेटलार्ड के बारे में लिखा गया था या सेमी मेटल। तो मेटलार्ड या सेमी मेटल के एग्जाम्पल दिया हुआ सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम। ये एग्जाम्पल हम लोगों ने लिख लिया था। अब हमें क्या करना है, इनके एटॉमिक नंबर भी लिख लीजिए। ठीक, इनके एटॉमिक नंबर, क्यों? क्योंकि इससे सवाल पूछा गया है जे मीन्स में, इससे भी एक बार सवाल आ चुका है। ठीक है ना, तो हो सकता है कि नीट में भी आए, जैसे कि सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम 32, आर्सेनिक 33 और एंटीमनी है जो है 51, टेलुरियम 52 और पोलोनियम 84। ठीक, और एस्टोटीन 85। तो इसमें भी सवाल आया था कि कौन सा एटॉमिक नंबर मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा सेमी मेटल है या मेटलाइड है। तो इस तरीके के भी सवाल आ चुके हैं, इसलिए ये जरूरी था। ठीक है, अब आ जाइए उसी पेज नंबर 85 पे ही हेडिंग है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक, तो यहीं से हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो आज यही आयनिक रेडियस और इसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए इसमें जो पैराग्राफ में एक बात बताई गई है, बड़ी अच्छी बात बताते हैं लोग, एनसीईआरटी में बड़ी गजब लिखी है। हेडिंग है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। कह रहे हैं विद इन पीरियड, यानी पीरियड के अंदर, है ना, जो इधर से इधर जाते हैं वो पीरियड बना रहता है ना, पीरियोडिक टेबल में वो क्या बना रहता है, पीरियड बना रहता है। ठीक है, विद इन अ पीरियड केमिकल रिएक्टिविटी, यानी केमिकल रिएक्टिविटी टेंड्स टू बी हाई, यानी केमिकल रिएक्टिविटी हाई जाती है किसमें, फर्स्ट ग्रुप मेटल्स में, यानी एल्कली मेटल्स वालों की रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। फिर आगे कह रहे हैं कामा लोअर इन एलिमेंट्स टुवर्ड्स द मिडिल ऑफ एलिमेंट, मिडिल ऑफ द टेबल, यानी जब टेबल के बीच में पहुंच जाएंगे आप तो उनकी क्या हो जाएगी, केमिकल रिएक्टिविटी कम हो जाती है। केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब फिर उसके बाद कह रहे हैं एंड इंक्रीज, और बढ़ जाती है किसके लिए, टू अ मैक्सिमम इन ग्रुप 17 एलिमेंट, या फिर नॉन मेटल जो कि हाइड्रोजन होते हैं। बात समझ में आई कुछ? मतलब यानी इधर से इधर जाइए, पहले रिएक्टिविटी ज्यादा, फिर कम, फिर बढ़ रही है और मैक्सिमम हो जा रही है ग्रुप 17 के लिए। ये बातें एनसीईआरटी में बड़ी खूबसूरती से लोग बात समझाते हैं। यानी केमिकल रिएक्टिविटी टेंड्स टू बी हाई इन ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट में ज्यादा होती है, लोअर कहां हो जाती है, बीच में, मिडिल ऑफ द टेबल में, और फिर मैक्सिमम कहां हो जाती है, ग्रुप 17, जो कि नॉन मेटल, जो कि हाइड्रोजन होते हैं, वो एल्कली मेटल्स होते हैं, ग्रुप फर्स्ट वाले एल्कली मेटल्स। इसको लिख लीजिए आप यहां पे, एल्कली मेटल्स, और ये कौन होते हैं, हाइड्रोजन। ठीक, ये बातें हो गई। कह रहे हैं ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, कौन सी बात, ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं ना, मेन ग्रुप ऑफ एलिमेंट, जैसे एस एंड पी ब्लॉक वाले में। तो उसमें एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर एल्कली मेटल्स, इसकी जो रिएक्टिविटी होती है इंक्रीज करती है, ये साइन लगा हुआ तो इसका मतलब होता है इंक्रीज, यानी रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अ ग्रुप ऑफ नॉन मेटल, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। देखिए दोनों बातें कितनी गजब हैं, कि मतलब ग्रुप में अगर पूछा जाए मेटल के केस में तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी और नॉन मेटल के केस में डिक्रीज करेगी, ये उस पैराग्राफ में। ठीक, अब अगली हेडिंग है ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी हेडिंग है, ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। आगे चलते हैं ट्रेंड्स में, देखते हैं ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी में एटॉमिक रेडियस। ठीक, पहली प्रॉपर्टी क्या है, एटॉमिक रेडियस। देखिए इसमें एक बात लिखी गई है, देयर आर न्यूमरस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स सच एज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन एटसेट्रा, ये सब। ठीक, which show periodic variation. However, we shall discuss the periodic trends with respect to atomic and ionic radii, ionization enthalpy, electron gain enthalpy and electronegativity. इसकी बात हम करेंगे। और जो ऊपर जो टर्म आए ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और ये एटमाइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन, वेपोराइजेशन, ये सब आगे न कहीं किसी न किसी चैप्टर में एक्सप्लेन किया रहेगा। ठीक, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी रहेंगी। तो हम क्या पढ़ेंगे अब, एटॉमिक रेडियस के बारे में, यानी एटॉमिक रेडियस। तो इसमें आपको पता ही होगा, पिछले लेक्चर में भी हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि साइज ऑफ एटम 1 एंगस्ट्रॉम के लगभग बराबर होती है। यहाँ लिखा 1.2 एंगस्ट्रॉम या 1.2 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, हम उसमें एंगस्ट्रॉम की जगह ऊपर ये बिंदी लगाना भूल गए थे, उससे कोई दिक्कत है नहीं, और वहां माइनस लगाना भूल गए थे, कोई दिक्कत नहीं उससे। चलिए, द डिटर्मिनेशन ऑफ
एटॉमिक साइज कैन नॉट बी, देखिए क्या बता रहे हैं, द डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक साइज कैन नॉट बी प्रिसाइज, यानी परिशुद्धता तक मापन, इनका परिशुद्ध मापन नहीं किया जा सकता, एटॉमिक साइज का परिशुद्ध मापन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया सकता? कह रहे बिकॉज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव शार्प बाउंड्री, जो इलेक्ट्रॉन है, जो एटम की तरफ, एटम के चारों तरफ क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो उनकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट ये नहीं मेजर कर पाएंगे कि न्यूक्लियस से इसकी दूरी कहां तक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं कि पेज नंबर आ जाइए इस पे 58 पे, 58 पेज नंबर 58 पे आइए, पेज नंबर 58 जहां लिखा है 1s और 2s ऑर्बिटल बनाया गया है, ये जो डॉटेड है देखिए उस पे एक बाउंड्री खींची गई है, डॉटेड लाइन उसके बाहर भी है बाउंड्री के, इसका मतलब वो है कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बाहर भी है अंदर भी है, तो यानी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो बनाए गए हैं और वो क्या है, अंदर बाहर दोनों तरफ है, इसका मतलब उसकी फिक्स बाउंड्री नहीं है, इसका मतलब यही है। जैसे प्रोटिस्टा की फिक्स बाउंड्री नहीं होती, इसी तरीके से ये भी, तो इसका मतलब देयरफॉर द साइज ऑफ इंडिविजुअल एटम, एक किसी एक अकेले एटम की साइज कैन नॉट बी मेजर्ड, मेजर नहीं करी जा सकती। अब फिर कैसे मेजर करी जाएगी भैया इंडिविजुअल, तो कंबाइंड स्टेट में मेजर करी जाएगी, तो आगे वही बता रहे हैं कि मान लीजिए एटम कहाँ है, कंबाइंड स्टेट में, जैसे ये कंबाइंड स्टेट में, तो इसकी इससे और इस न्यूक्लियस की दूरी आप मेजर कर लीजिए, इसका आधा कर लीजिए, आपको रेडियस मिल जाती है, यानी इन कंबाइंड स्टेट में हम मेजर कर सकते हैं, कहाँ है, कंबाइंड स्टेट में, मतलब ये ए है, ये जैसे एक कोई मॉलिक्यूल है उसके दो एटम है, एक ए और एक ए, सेम एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो इसकी रेडियस का आधा कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, एटॉमिक रेडियस। ठीक, तो अगली लाइन में वही है कोवैलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस। ठीक, तो इतना नोट करिए जल्दी से, इसमें कुछ समझने याद करने वाला नहीं है, बस आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ पे कि केमिकल रिएक्टिविटी हाई हो जाती है फर्स्ट के लिए, फिर बीच में कम हो जाती है, फिर नॉन मेटल जो होते हैं यानी ग्रुप 17 वाले उसके लिए मैक्सिमम हो जाती है, और उसके बाद ग्रुप एल्काली मेटल्स में रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, और हाइड्रोजन के लिए रिएक्टिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक, ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस साइज, जैसा सबको पता है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है या उसी को 1.2 एंगस्ट्रॉम। द डिटरमिनेशन ऑफ एटॉमिक साइज कैन नॉट बी प्रिसाइज, परिशुद्ध मापन नहीं किया जा सकता इसका, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो सराउंडिंग होते हैं एटम की डज नॉट हैव शार्प बाउंड्री, लिख दीजिए इसको, डज नॉट हैव शार्प बाउंड्री, ठीक है ना, डज नॉट हैव, क्या नहीं रखते, कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती, इसलिए द साइज ऑफ इंडिविजुअल एटम कैन नॉट बी मेजर्ड, नहीं मेजर किया जा सकता। तो कौन सी कंबाइंड स्टेट में है तभी मेजर करेंगे, ठीक है ना। कंबाइंड स्टेट में इन दोनों के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल लेते हैं जिसको बॉन्ड लेंथ कहा जाएगा, और उसमें कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम यानी नॉन मेटालिक के केस में और मेटालिक के केस में कहा जाएगा कि ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। ठीक है, तो इतनी नोट करिए बातें जल्दी से, फिर आगे चलते हैं, इतनी बातें नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं कोवैलेंट रेडियस एंड मेटालिक रेडियस, ये क्या चीज होती है। तो उसी टाइम में रेडियाई जब आप पढ़ते हुए आगे जाएंगे तो 86 पेज नंबर 86 पे मोटा मोटा लिखा है, काला अक्षर मोटा मोटा, कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस, तीन चीजें बताई गई हैं, तो वहीं से है ये कोवैलेंट रेडियस। अब कोवैलेंट रेडियस होती किसके लिए, कहेंगे यहाँ पे नॉन मेटालिक एटम के लिए, किसके लिए, नॉन मेटालिक एटम्स के लिए, और वो भी किस कब निकालेंगे, बाउंड टुगेदर बाय सिंगल बॉन्ड, किससे जुड़े हूं, सिंगल बॉन्ड, ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी को पढ़ने वाले हैं ना, है ना, केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे तो इसी को पढ़ेंगे, यानी नॉन मेटालिक एटम्स के बीच में, मेटालिक किसके लिए, कोवैलेंट रेडियस नॉन मेटालिक एटम्स के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर Cl2 मॉलिक्यूल है, एक एटम इसका Cl का ये, इसका ये, तो ये जो हो जाती है यहां से यहां तक होती थी बॉन्ड लेंथ, यानी बॉन्ड डिस्टेंस कितनी होती है 198 पिकोमीटर। ठीक, तो एटॉमिक रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ दिस लाइन, यानी ये जो होती है ना ये डिस्टेंस का आधा, इसका आधा क्या बन जाएगा, एटॉमिक रेडियस, ये बन जाता है एटॉमिक रेडियस, रेडियस ऑफ Cl। तो एटॉमिक रेडियस ऑफ Cl कितना, 99 पिकोमीटर, एग्जांपल के तौर पर, आपको याद नहीं करना, ये केवल समझने के लिए है, ये डेटा वोटा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ठीक इसी तरह से मेटालिक एटम में ये किसके लिए, फॉर मेटल के लिए, है ना। जैसे एग्जांपल हम मान लेते हैं किसका, ये कॉपर का, ठीक, ये कॉपर ये है, ये कॉपर ये है, और इसकी ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो कितनी हो जाती है, यहाँ पे दे रखे 256 पिकोमीटर, ये हो जाती है, तो इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे रेडियस ऑफ, ये याद नहीं करना, ये ऐसा ही बस है, रेडियस ऑफ कॉपर इक्वल टू कितना, इसका आधा करेंगे तो 128 पिकोमीटर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाता है। तो इसका मतलब मेटालिक रेडियस क्या है, कहेंगे हाफ ऑफ दी, ये क्या है, हाफ ऑफ दी, देखिए हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक, सेपरेटिंग टू एटम्स,
टू नॉन मेटेलिक एटम्स। इसमें डिफिनेशन अगर बनाएंगे तो ये कर लेंगे। यहाँ क्या लिख देंगे, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक, सेपरेटिंग द मेटल्स कोर इन द क्रिस्टल, इन द मेटेलिक क्रिस्टल। बात समझ में आ गई? यानी हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, देखिए हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, सेपरेटिंग द मेटल कोर्स इन द मेटेलिक क्रिस्टल। जैसे एग्जांपल के तौर पर कॉपर। अगर वहां डिफिनेशन बनाना चाहें तो बना लीजिए, उसी वहां पे लिख लीजिए हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द नॉन मेटल्स, सेपरेटिंग द नॉन मेटल्स, ठीक, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ होमोडायटॉमिक, इन होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल, इन होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। हाफ ऑफ द, यहाँ पे क्या, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल, वहां पे हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग नॉन मेटल्स, ठीक। लिखना चाहे तो इसको लिख लीजिए, क्या हो जाती है, तो लिखेंगे हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग, ठीक, सेपरेटिंग किसको, अच्छा ये ई है, ई लगा दीजिए, सेपरेटिंग नॉन मेटल्स इन होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोडायटॉमिक इसलिए कहें कि होमो का मतलब सेम, इन होमो, ठीक, इन होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल है Cl2, एग्जांपल Cl2 ले सकते हैं, H2 ले सकते हैं, N2 ले सकते हैं, O2 ले सकते हैं, ये सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे इसके। इनके बीच की डिस्टेंस निकालना हो तो क्या बनेगा, हमें हाफ ऑफ द कोवैलेंट रेडियस। इसको नोट कर लीजिए, इसमें याद करने वाला जैसा कुछ है नहीं, ठीक। एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, कहेंगे अच्छा ये एटॉमिक रेडियस आपको, अच्छा एक बात अब देखिए बता रहे हैं यहाँ पे 86 पढ़ते हुए आइए, कह रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी इन दिस बुक वी यूज द टर्म एटॉमिक रेडियस टू रिफर द बोथ कोवैलेंट और मेटेलिक रेडियस डिपेंडिंग ऑन वेदर द एलिमेंट्स इज नॉन मेटल्स और अ मेटल, ठीक। उसके बाद बता रहे हैं एटॉमिक रेडियाई कैन बी मेजर्ड बाय एक्स-रे और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियाई कैसे मेजर करी जा सकती है, मेजर्ड बाय एक्स-रे या फिर अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से मेजर करी जा सकती है। ये भैया का कहना है पेज नंबर 86 पे, ठीक। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए। बात समझ में आ गई? यानी कोवैलेंट रेडियस किसके लिए, कहेंगे नॉन मेटालिक जो एटम्स होते हैं उसमें लिए, और नॉन मेटालिक एटम्स जो कि कौन से, जो कि खास बात क्या, सिंगली बॉन्ड होते है ना, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, जैसे एग्जांपल Cl2, ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों। अब इनमें जैसे अब N2 आप पकड़ेंगे तो N2 तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, तो इसलिए इसको हटा दीजिए। निकालने का जो तरीका है वही कि सिंगल बॉन्ड वाले को पहले काउंट करिए, है ना, जो सिंगली बॉन्डेड हो, इसमें तो 3 बॉन्ड पाया जाएगा। तो आप इसके एग्जांपल में लिख के कंफ्यूज मत होइए, तरीका उसका भी वही है, लेकिन वहां सिंगल बॉन्ड के लिए खाली कंसीडर किया जाएगा, जैसे Cl2, H2, F2, इस तरीके से जो सिंगल बॉन्ड है इनमें निकाल लेते हैं, ठीक। तो डबल बॉन्डेड वाले में, तो डबल बॉन्डेड में भी यही होता है, सिंगल बॉन्ड से निकाला जाता है, बताया जाएगा डबल बॉन्ड की थोड़ी छोटी होती है, ठीक है ना, जो या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है उनसे निकाला जाएगा। इसके बारे में ज्यादा जानने सोचने विचारने की जरूरत नहीं है ना, जितना है उतना पढ़ लें, वही तो नहीं झेला जा रहा है और का, ठीक, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। तो ये किसमें, कोवैलेंट रेडियस, ठीक, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द नॉन मेटल्स इन होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल। और खास तौर से ये भी लिख दीजिए विच होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब वो सिंगली बॉन्डेड होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो। जो डिफिनीशन उनकी है वही लिखिए, ज्यादा बेहतर है, ठीक ना। आ जाइए मेटालिक रेडियस फॉर मेटल के लिए, ये सब समझ गए आप, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए एक कॉपर ये था, एक कॉपर ये, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, हम लोग पीरियोडिक टेंस देखते हैं क्या है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब आगे चलते हैं। ये जो एटॉमिक रेडियस, यानी जिसको हम अंडरस्टूड है, अंदर मन में जो चल रहा है कि कोवैलेंट रेडियस या फिर मेटालिक रेडियस, इसका ट्रेंड्स क्या है, ये यानी ग्रुप में घटते हैं बढ़ते हैं, कैसे घटते बढ़ते हैं, पीरियड्स में कैसे घटते बढ़ते हैं, इनके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। जैसे पीरियोडिक टेंस इन एटॉमिक रेडियस, और हम किस में पढ़ा जा रहे हैं, इन पीरियड। पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, क्या होता है भाई साहब, ये साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है डिक्रीज। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने पर, ठीक है। क्यों, अगर आपसे पूछा जाए क्यों, बिकॉज विद इन पीरियड के अंदर द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, उनकी बात चल रही, एंटर इन सेम वैलेंसी सेल। कहां एंटर कर रहे हैं, सेम वैलेंसी सेल में एंटर कर रहे हैं।
सेम वैलेंसी सेल में एंटर कर रहे हैं। एंड जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ रहा है, विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। यानी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका जो जेड इफेक्टिव है, इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज, एटम बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉनों की संख्या को भी प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होती है ना। तो इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, तो जब बढ़ रही है तो भैया उसका चार्ज तो बढ़ेगा। उसी चार्ज को यहां बोला जा रहा है क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। किसके साथ, एटॉमिक नंबर के साथ। चलिए, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा कि इंक्रीज अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस एंड देयरफॉर साइज क्या होती है, डिक्रीज। लिख लीजिए, एंड देयरफॉर साइज ऑफ एटम डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, समझने के लिए एग्जांपल के तौर पर, जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं क्या, पीरियड में, यहां से चलेंगे भैया, सेकंड पीरियड हम ले रहे हैं। पहले सेकंड पीरियड से समझ लें, फिर बाकी और दूसरा एग्जांपल। ठीक ना, सेकंड पीरियड, पीटी लिख देंगे, समझ जाएंगे ना। बिल्कुल नहीं समझेंगे तो मारेंगे नहीं, कहा ध्यान रहे जरा। सेकंड पीरियड, चलिए सेकंड पीरियड की हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आता है भैया, बेरिलियम आते हैं। फिर इसका मतलब इधर से इधर साइज क्या होती है, डिक्रीज करती चली जाएगी। बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर अच्छा लिथियम कौन लेगा, तो आप लिथियम भी ले लीजिए, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो लिथियम ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत थोड़ा है। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, उसका नाइट्रोजन, उसका ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। अब यहीं रुक जाना रहेगा। इससे ज्यादा हो जाती है नीलियम और नियान की। ठीक, अब क्यों होती है जरा इसको समझ लें कि ये डिक्रीज क्यों हो रहा है और इन लाइनों का क्या मतलब है। तो चलिए यहां पर हम देख लेते हैं, सेकंड पीरियड है तो भैया इसमें अगर हम देखें, और एक इसमें देख ले रहे हैं, और एक इसमें देख ले रहे हैं, और एक इसमें देख ले रहे हैं। ठीक है, ये है भैया इसका न्यूक्लियस, और यह सेल, दो ही सेल होगी। ये देखिए इसमें क्या है, न्यूक्लियस, और यह है दो सेल। क्योंकि सेकंड पीरियड का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, सेम, n = 1 रहेगा एंड 2 रहेगा। तो ये देखिए 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है ना, यही रहेगा। इसमें आ जाइए, ये न्यूक्लियस ये है, इसमें आ जाइए, ये है, बहुत अच्छे। ये देखिए अब न्यूक्लियस पे प्रोटॉन, और उसको हम जरा सजा ले तो भैया लिथियम कितना होता है, 3, तो यानी यहाँ कितने प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, यानी 3 पॉजिटिव चार्ज से हम डिनोट कर ले रहे हैं इसको। बोरान होता भैया कितना, 5, तो हम कितना लिखते हैं, 5 पॉजिटिव चार्ज से हम डिनोट कर ले। यहाँ 7 पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस पे है, ये कहाँ है, न्यूक्लियस पे, और यहाँ हो जाता है 9 पॉजिटिव चार्ज। ठीक, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब देखिए जरा भैया, इसमें देखिए जब 1 क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 1s2 होता है, और लास्ट में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। बेरिलियम, बोरान का ले लीजिए, इसमें 2 होता है, और यहाँ कितना लास्ट में भैया कितना होता है, 2s2 और 2p1, यानी दोनों दूसरे में रहेंगे, तो यानी 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएंगे। फिर इसमें आ जाइए, इसी तरीके से जब करेंगे तो आप क्या करेंगे, पाएंगे इसमें 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं। और जब इसमें आ जाएंगे तो कितना होता है, 2s2 2p3, यानी कुल 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखिए कुल 5 इलेक्ट्रॉन, राम 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसी तरह से इसमें कितने हो जाएंगे, यहाँ 2 होता है, और यहाँ कितने, 9 हो जाएंगे। 2 2 4, और ये देखिए 2 6, और 1 7, और 1 8, ज्यादा हो गया, 9 कहाँ हो जाएंगे, 9 तो कुल होते हैं, इसमें 7 हो जाएंगे। 2 2 4 2 6 और 1 7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी इसकी जो सेल है, वैलेंसी सेल जिसको हम बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं वैलेंसी सेल, तो यानी देखिए जो ये कौन सी सेल है, ये 2, ये 1 2, ये 1 2, ये सब क्या है, वैलेंसी सेल। ये क्या है, सब ये है भैया वैलेंसी सेल। और इसके वैलेंसी सेल में देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जा रहे हैं, और साथ ही साथ एटॉमिक नंबर जब बढ़ रहा है तो प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ रही है। इसका मतलब इनके और इनके बीच लगने वाला बल, क्योंकि यहाँ पे कितना देखिए 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितना 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ समझ गए आप, इसे दोनों से समझ लीजिए। अब इसमें क्या लिखे, चलिए लिख दे रहे हैं, यहाँ कितना 3 इलेक्ट्रॉन। यानी इस तरीके से ये देखा जा रहा है कि जब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन था, ये 5 प्रोटॉन है, ठीक है ना, यानी इसका मतलब 9 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड, फोर्स, क्योंकि फोर्स किस पर डिपेंड करता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, और फोर्स इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कूलॉम लॉ। क्या कहता है, यही
आर स्क्वायर। जब फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगी। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों सिमिलर चार्ज है या निगेटिव? भैया ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में काम करेगा। नेचर कैसा है? नेगेटिव है, अट्रैक्टिव नेचर है, तो नेचर अट्रैक्टिव होती है, खींच लेगा और क्या हो जाएगी? साइज कम हो जाएगी। इसी चीज को अब देखिए इफेक्टिव, अब शब्द एक इस्तेमाल किया गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कहता है? इफेक्टिव, देखिए ये लोग लगाएंगे धक्का, इसको ये लोग क्या लगाएंगे? धक्का। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनर कोर, इसको बुलाता है इनर कोर इलेक्ट्रॉन, है ना, या इनर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं? इनको धक्का करते हैं, धक्का मारते हैं। अबे हटो यार, ये मामला हमारा खुदा नहीं सेट हो पाया, तुम भी चले आए इसमें। ये को लोग क्या कहेंगे? ये धक्का मारते हैं। और जब धक्का मारते हैं तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है, इनको जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर ये लोग ना होते, ये ना होते, तब तो इनको खूब मजा है। तो उस समय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता तो उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू मान लेते हैं एफ आई। ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है उस समय? एफ है। जब ये न थे तब, अगर ना होते तो, ऐसे सिचुएशन समझिए, ना होते तो, ठीक है ना, तब इसकी मान लेते एफ आई। अब ये है तो ये रिपेल करेंगे, तो जाहिर सी बात है अब इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी इस न्यूक्लियस के बीच और ये आउटर इलेक्ट्रॉनों के बीच जो लगने वाला बल है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें रिपल्सन भी हावी हो गया थोड़ा बहुत। इसका मतलब मान लेते हैं उसको, चलिए इसके बीच पहले ये ना थे तो एफ था, अब हो गया एफ डैश, दूसरा मान लिया एफ डैश। इसका मतलब जो एफ डैश है जो इनके बीच लग रहा है वो कम है। यानी जितना एक्चुअल चार्ज लगना चाहिए, ये 7 इलेक्ट्रॉन को जितना एक्चुअल चार्ज न्यूक्लियस का महसूस करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हैं, उससे कम कर पा रहे हैं। और उसी जितना कर पा रहे हैं, यानी जितना कर पा रहे हैं उसी को बोला जाता है इफेक्टिव, यानी प्रभावी न्यूक्लियर आवेश। प्रभावी कितना है, नेट कितना नहीं है, प्रभावी। मतलब ये ना होते तो भाई बहुत जबरदस्त फोर्स लगता है, ये एकदम खींच लेता। ये हैं, ये रिपेल कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब चलो जितना मिला उतना बहुत है। तो जितना मिला उतना बहुत है वो क्या है? उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बात समझ में आ गई? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम समझ लेंगे क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हमसे कहा जा रहा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अपने मन में मान लेंगे। अभी बताते हैं आगे आएगा वही, ठीक है ना। तो इस बात को नोट कर लीजिए, समझ में आ गया। तो इसलिए क्या हो रही है, देखिए इसलिए क्या हो रही है? साइज, क्योंकि देखिए इसमें कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्या खींचोगे तुम लोग? 3 में ये मैंने 3 प्लस चार्ज और 1 नेगेटिव चार्ज, इसका फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए, भैया ये 3 है, 1 है, 3 एक कम 3 आ जाएगा। इसमें 5 है, इसमें 3 15 आ जाएगा। इसमें 7 है, इसमें 5 है, 7 5 35 आ जाएगा। इसमें 9, इसमें 9 7 63 आ जाएगा। यानी मैग्नीट्यूड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें बढ़ता चला जा रहा है इस तरीके से, वो वाले फार्मूले से, कूलम भैया के, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, ये ऑर्बिटल, ये जो सेल है वो थोड़ी पास आ जाएंगी। पास आ जाएंगे का मतलब उसमें खिंचाव महसूस होगा, इसलिए साइज क्या हो जाती है? यानी इसकी साइज कम। इसमें लिखेंगे साइज इसकी क्या हो जाती है? साइज लेस हो जाती है ना। समझ आ रही बात? साइज लेस। ठीक, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे साइज क्या होती है? डिक्रीज करती चली जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? यही था। तो एक और एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, फिर उसका देखिए एनसीईआरटी में एक चार्ट बनाया गया, उसको लिख लीजिए, ठीक है ना। एक एग्जांपल इसी तरीके से थर्ड पीरियड का लिखिए। सेम सिचुएशन इसके लिए भी है, थर्ड पीरियड के लिए भी। ठीक, थर्ड पीरियड में कौन आता है भैया? सोडियम से शुरू करिए और मारी उलट दीजिए वहां तक, आर्गन तक, ठीक है ना। तो देखिए सोडियम इसकी सबसे ज्यादा होगी, फिर मैग्नीशियम उससे कम होगा, फिर एकदम एल्युमिनियम हो जाएगा, फिर उसके बाद सिलिकॉन हो जाता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कितना? फास्फोरस, फिर सल्फर, ऑक्सीजन के नीचे क्या हो जाता है? सल्फर, और फिर उसके बाद क्या जाता है लास्ट में? क्लोरीन। और क्लोरीन के ठीक बाद आपको रुक जाना रहेगा, यहां रुक जाना रहेगा, रुक जाना, जाने जाना, वही वाला है ना, ये यह आर्गन रह जाएगा। बात समझ में आ गई? ये अब देखिए ये ग्राफ बनाए हैं भैया, बड़ा खूबसूरत ग्राफ बनाए, उस ग्राफ को भी नोट कर लीजिए। यही ट्रेंड है इसका। पूछा जाए क्यों कम होता है? क्योंकि भैया सेम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेम वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है और दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और इसलिए वो उसको खींच लेता है, न्यूक्लियस उसको आउटर ऑर्बिटलवा को, आउटर सेलवा को खींच लेता है, इसलिए सहजिया छोटी हो जाती है। बतिया समझ में आया? नहीं, चलिए एक ग्राफ बनाए हैं भैया। अब भैया जो बना दिए वो सब, वो अमित कहाँ बनाए उस ग्राफ को? यही बना दे रहे, दिख जाएगा आपको। अरे ये देखिए इतना दिख रहा है, थोड़ा और नीचे कर ले तब भी दिखेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, इतना दिख रहा है। इस लाइन पे लिख दीजिए नीचे वाली पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, यहां लिख दीजिए एटॉमिक रेडियस जो कि पिकोमीटर में है, एटॉमिक रेडियस। और इस ग्राफ को बना लीजिए, और लहराता हुआ ग्राफ है, हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं, वही वाला है ना। वे यहाँ पे ये ऐसे करके ऐसे, और सबसे ऊपर लिखिए लिथियम को,
और यहाँ लिख दीजिए बेरिलियम को, यहाँ लिख दीजिए बोरान को, यहाँ लिख दीजिए कार्बन, ये बेरिलियम है कार्बन, और यहाँ लिख दीजिए नाइट्रोजन, और यहाँ लिख दीजिए फ्लोरीन। ये ग्राफ देख के बना लीजिएगा, इस तरीके का ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ पूछा नहीं गया, लेकिन चांस है पूछ ले तो आप क्या करेंगे? तब तो वहां बैठ के मुंह ऐसे दांत निपोरेंगे, ही ना, सीरियस है ना। इस चीजों को नोट कर लीजिए। तो भैया ग्रुप में पीरियड में क्या होता है? पीरियड में, ठीक है ना, डिक्रीज करती है। इसको नोट कर लीजिए फट से, यही है मामला। चलिए, ग्रुप में क्या होता है भैया? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप, है ना। जैसे जैसे ग्रुप में जाते हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है, ठीक। ये क्या होती है? इंक्रीज करती है। इसके दो कारण है, बिकॉज एज वी डिसेंड द ग्रुप, हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करता चला जाता है, ठीक। एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? दूर होते चले जाएंगे। ये बात ये हो गई, ठीक। दूसरा कारण क्या है इसका? कह रहे हैं इनर एनर्जी लेवल, यानी इनर सेल, ठीक, आर फील्ड होती हैं, वो कंप्लीट फील्ड होती है विथ इलेक्ट्रॉन से, विथ सर्व, जो कि शिल्ड की तरह काम करती है। कैसे काम करती हैं? शिल्ड की तरह। और शिल्ड किसको करती है? आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे पर्दा लगाने का काम करती है फ्रॉम द पुल ऑफ न्यूक्लियस, ताकि न्यूक्लियस का जो पुल है वो कम हो जाए, ठीक। दोनों बातों को समझाते हैं अभी एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम्पल है तो क्या दिक्कत है? एग्जाम का फल ही तो बहुत अच्छा होता है, बाकी सब तो मिथ्या है, वही तो बताता है कि क्या सत्य है क्या नहीं। जैसे ये लिथियम, ये भैया लिथियम, ठीक, और ये है सोडियम, पोटेशियम, है ना, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक। कुछ ज्यादा तो बड़ा दूर लिख दिए क्या? चलिए तो इसको उठा के वहां कर दीजिए। जिया सिर, क्रोमियम कहाँ? सीजियम था ना ये। अब इसका मतलब ये क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज इसकी इंक्रीज करती चली जा रही है। ये साइन लगा हुआ है इसकी, मतलब जेकर तरफ नोक होक है वो छोट, जिसके तरफ नोक होता है ना, ये नोक इसका कोना वो छोटा, मतलब ये छोटा है इससे, ये छोटा इससे, इस तरीके से ये बड़ा, ठीक। ये चीज तो ये किस, अच्छा अब ये देखिए एग्जाम्पल अगर लिखिए तो देखिए ये किस में आते हैं? सेकेंड पीरियड में, ये थर्ड पीरियड में, ये फोर्थ पीरियड में। इसका मतलब ये पता है ना आपको, थर्ड पीरियड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब इसमें कितने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? दो प्रिंसिपल, यानी एक 1 और एक 2, यानी n इक्वल टू इसमें 1 2 मिलेगा, इसमें 1 और 2 3 मिलेगा, इसमें 1 2 3 और एक 4 मिलेगा, है ना। ये देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ते जा रहे हैं, इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसके लिए बनाएं, इसके लिए जब हम बनाएंगे तो ये देखिए इसका न्यूक्लियस और ये सेल इतनी रहेगी। इसके लिए बनाएंगे तो ये न्यूक्लियस, ये सेल और एक सेल और बना लीजिए। इसके लिए बनाएंगे तो 1 2 3 और ये 4। तो जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाएगा और जो यहाँ पाया जाएगा और जो यहाँ पाया जाएगा, कौन दूर है? ये दूर है। देखिए दूरी है, तो ये पहला वाला हो गया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रही है तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंसी सेल, आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज वैलेंसी सेल, और उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको लिख लीजिए, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, ये आउटर मोस्ट सेल को क्या कहते हैं? वैलेंसी सेल, ठीक ना। तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन भैया लोग, ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये है इलेक्ट्रॉन, ये दूर है तो दूर है तो क्या हो रहा है? एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है। तो पहला कारण हो गया। अब दूसरा देखिए बता रहे हैं क्या कि इनर एनर्जी लेवल, यानी इनर सेलर फील्ड। इनर सेल इसमें कौन सी है? कहेंगे दूसरी है, और दूसरे में कितने? देखिए फील्ड लोग हैं, इसमें भी 2, और जब इसमें 2 हैं, इसमें कितने होते हैं? ये 2s2 2p6, यानी कुल 8 होते हैं। तो यहां भर दें 8 इलेक्ट्रॉन, लिख दें 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए 8 2 10 1 11 हो जाएगा, है ना। इसमें 2, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने होते हैं भैया? 19 होता है। तो इसमें भी कितना? 8, क्योंकि 8 8 16, और 16 और 2 18 और 1 19, बहुत बढ़िया। तो इसमें भी कितने? 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या है? ये फील्ड इलेक्ट्रॉन है। और जब ये फील्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? देखिए लिखा इलेक्ट्रॉन्स, कह रहे इनर एनर्जी लेवल आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स विच सर्व शिल्ड की तरह काम करेंगे। यानी ये जो इनर सेल है क्या है? ये देखिए कवर की तरह काम कर रही है। कवर मीन शिल्ड मीन्स आप समझ सकते हैं, मन में समझिएगा पर्दा या रिपल्सन, यानी ये इनके बीच में क्या करेगा? रिपल्सन भी लगाएगा, है ना। ये भी क्या करेगा? रिपल्सन लगाएगा। यानी ये क्या हो रही है? इसका मतलब ये हो रही है शिल्डिंग, या इसको लिख दीजिए शिल्डिंग हो रही है। किसकी शिल्डिंग? किसकी होती है? आउटर इलेक्ट्रॉन की। किससे?
अरे भैया मतलब समझे शिल्डिंग, जैसे क्या होती है नई नई जब बहू आती है तो पर्दा करती है, तो किससे पर्दा करती है भैया? ससुर से करेगी, बसुर से करेगी, वही हाल है। तो ये क्या है, ये एकदम भरी है, एकदम भरी बैठी है, पर्दा कर रही है किससे? आउटर वाले इलेक्ट्रॉन से। और पर्दा करके क्या बचाना चाह रही है कि न्यूक्लियस तुम उस पर फोर्स न लगा पाओ। इसी चीज को लिखा है कि यानी कि शिल्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पूल ऑफ न्यूक्लियस। तो ये हो जाती है शिल्डिंग। ये क्या करती हैं? ये ऑर्बिटल, ये शिल्डिंग की वजह से होती है। ठीक, तो जब शिल्डिंग का मतलब पर्दा लगा देती है। अब इलेक्ट्रॉन बेचारा न्यूक्लियस की तरफ ऐसे से झांक रहा है, अरे यार नहीं से दिख जात मजा आ जाती यार, है ना। अब वो झांक ही नहीं पा रहा। अब न्यूक्लियस को तो कोई फर्क है नहीं, उसके बाद तो खुद है यहाँ आठ यहाँ, इसका तो एकदम राज चल रहा भाई। ये बेचारा खाली अरे यार मिल जाती ना तो मजा आ जाता, आज यार दिखी नहीं भाई साहब। अब ये क्यों? क्योंकि पर्दा लगा हुआ है। पर्दा का मतलब शिल्डिंग हो गई है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स विच सर्व टू शिल्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पूल ऑफ न्यूक्लियस। बात समझ में आ रही? स्क्रीनिंग न्यूक्लियस की होती है। याद रखना दोनों शब्द का मतलब भले ही उसका परिणाम एक हो, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। स्क्रीनिंग इसकी होती है, कौन करते हैं? ऑर्बिटल्स वाले लोग करते हैं, ठीक है ना। एस ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग सबसे अच्छी होती है। ठीक, तो आएगा जब नेचुरल एंथैल्पी पढ़ाएंगे तो उसमें आ जाएगा। उसे एक बार पढ़ा चुके हैं, उससे एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये आएगा। एनसीईआरटी वाले अपने को रिवाइज कराते हैं, तो आएगा तो बता देंगे, ठीक है ना। तो मोटा मोटा हम ये समझ सकते हैं कि जहां, अब देखिए ये बात समझ में आ गई। तो मोटा मोटा अपने कान में मतलब आप जहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आए, ठीक है, यानी वो परिणामी चार्ज जितना लगना चाहिए उतना न होके उससे कम जो मिल रहा है, चलो उसी में संतुष्ट हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। और वही चार्ज क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसका मतलब जहां कहीं जेड इफेक्टिव, या इसको लिख दे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव, है ना। जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बार बार बोल रहे हैं, अपनी कॉपी में लिख लेना, चेक करेंगे तो मारेंगे बहुत। जेड इफेक्टिव, है ना। जेड इफेक्टिव का मतलब ये। जेड इफेक्टिव को हम अपने मन में सोच लेंगे, मन में सोचेंगे और किसी से बताएंगे नहीं। क्या सोचेंगे कि ये है भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और शिल्डिंग को क्या हम अपने मन में सोच लेंगे? आइए है शिल्डिंग को क्या समझेंगे? शिल्डिंग, है ना। ये किसी से बताएंगे नहीं, लेकिन अपने मन में धरे रहेंगे ये बात, है ना। बताना नहीं है किसी को। शिल्डिंग को हम क्या मान के चलेंगे? रिपल्सन। बस आप हर बार इतना समझिए, रिपल्सन और अट्रैक्शन आधी केमिस्ट्री से भी निकल जाती है, इनऑर्गेनिक वाली तो, है ना। बस ये रिपल्सन और अट्रैक्शन का नाम अलग अलग रख देते हैं जगह जगह, है ना। शिल्डिंग को आइए अपने मन में सोचेंगे, किसी से बताएंगे नहीं, भले कुछ होता होगा, लेकिन हम यही मान के चलेंगे हमेशा। क्योंकि भैया ये शिल्डिंग का मतलब रिपल्सन, यानी शिल्डिंग बढ़ रही है, इसका मतलब रिपल्सन बढ़ रहा है। शिल्डिंग बढ़ रही है, इसका मतलब शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब रिपल्सन बढ़ रहा है। जब रिपल्सन बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये रही कहानी इसकी। तो इसका मतलब ये अपने मन में सोचना है, किसी से बताना नहीं है। बता दिया तो बहुत खतरनाक है। चलिए दूसरा एग्जांपल इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ये रहा, और यही लिख दे रहे हैं एग्जांपल किसके लिए? ये लिथियम वाला हो गया, बेरिलियम वाले में। चलिए ग्रुप में, हाँ ऐसा लिख दे रहे हैं, ग्रुप वाले को ही ऐसे लिख दे रहे हैं। ये ऐसे लिख दिया तो कि समझाना भी था, इसीलिए और इसके लिए ऐसे लिख दे रहे हैं। ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस। तो बेरिलियम वाला हो गया था, ये वाला बेरिलियम वाला नहीं हुआ। बेरिलियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर स्ट्रांसियम, फिर बेरियम और फिर रेडियम। ये देखिए इंक्रीज कर रही है, ये साइज इंक्रीज कर रही है, ये साइज क्या है? इंक्रीज कर रही है। ठीक, तो ये रहा। अब कह रहे हैं ये ग्राफ बना हुआ है बाबू, उसको भी समझ लो, है ना। ग्राफवा को समझना जरूरी है। तो चलिए एक ग्राफ है, यहां बना लेते हैं एक ग्राफ। ये ग्राफ है, हाइड्रोजन के लिए लिए हैं और एल्कली के लिए, यही दोनों तो मेन है, बाकी सब तो कहानी ये ऐसे बनाए हैं। ठीक, ये हाइड्रोजनवा वाले के लिए का नहीं, तनी सा और उथुआ बना दिए, ये ऐसे, ये बड़े भैया बनाए हैं, हम थोड़ा बनाते होते, हम हैं कलाकार, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपने मन से कुछ भी बना दो। और यहां बनाए ये ऐसे ऐसे। ठीक, बात समझा नहीं? ये ग्राफा बना लीजिए तो आएगा, नहीं आएगा तब भी क्या दिक्कत है, बना रहेगा तो कपियम निकल के भाग जाएगा का है तो एनसीईआरटी का। ये लाइन सीधी रखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, ये इधर एटॉमिक नंबर लिख लीजिए और इधर एटॉमिक रेडियस लिख लीजिए, एटॉमिक रेडियस। यहाँ लिखिए क्या, पहले वाले के लिए लिथियम, नहीं फ्लोरीन वाला है ना, ये तो हाइड्रोजन वाला। अच्छा ग्रुप वाइज हम चले, फ्लोरीन, फिर उसके बाद क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ आयोडीन।
और इसमें देखिए क्या है, लिथियम, और यहाँ बीचवा में लगा हुआ सोडियम, यहाँ पोटेशियम, यहाँ रुबिडियम और यहाँ सीजियम। कहीं अगर ये लिखने उखने में इधर उधर हो जाए, मिला उला के सही कर लिया करो यार, है ना। तो ये रहा, इसको नोट कर लीजिए। समझ में आ गई पूरी बात दोनों? तो क्यों घटती है क्यों बढ़ती है समझ में आ गया, इसका भी एक्सप्लेनेशन हो गया। ये एनसीईआरटी में ही दे रखा है और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो अब आ जाइए कि क्या हमने सीखा इसमें, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यानी हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड है वो किन किन बातों पे निर्भर कर रहा है। वो भैया एटॉमिक नंबर पे मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या उसी को कहेंगे शिल्डिंग इफेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो इन बातों को समराइज कर लेते हैं, ठीक। तो ग्रुप में क्या होता है, इनके पीरियड में क्या होता है ये भी तो देखिए जरा। एटॉमिक रेडियस आ जाइए, पहले हम लोग पीरियड पढ़े थे तो पीरियड लिख लीजिए। पीरियड में क्या होता है, कहेंगे डिक्रीज करता जाता है, पीरियड में डिक्रीज, कहां, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, ग्रुप में क्या, इंक्रीज करता जाता है, कैसे, डाउन द ग्रुप। ये बातें समझ में आ गई थी, बिल्कुल आ गई थी। अब दूसरी चीज, एटॉमिक जो रेडियस है वो किन बातों पे निर्भर करती थी। तो एटॉमिक रेडियस हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n इक्वल टू 1 2 3 इस तरीके से, है ना, K-Element सेल। या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सेल, या फिर नंबर ऑफ सेल, ठीक। दूसरी बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब हमने कहा था ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझिए, जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब होता है ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, यही होता है इनवर्सली का मतलब। ई बढ़ी तो ई घटी, ई घटी तो ई बढ़ी, यानी एटॉमिक रेडियस इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और तीसरी चीज, शिल्डिंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी शिल्डिंग, या इसी को लिख लीजिए स्क्रीनिंग। हालांकि अर्थ अलग अलग है लेकिन परिणाम दोनों का एक ही आता है ना। भले ही मतलब अलग हो लेकिन परिणाम दोनों का एक ही, रिजल्ट दोनों का एक ही आता है, शिल्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक। इतनी बातें हो गई। अब नोट भैया लिखे हैं आगे, नोबेल गैस में क्या था, नोबेल गैस का वो ज्यादा हो जाता है आर्गन के लिए और इसके लिए, है ना। ये लाइन सीधी कर लीजिएगा, हर टेढ़ी। नोट, नोबेल गैस में हम लोग क्या देखते हैं, तो नोबेल गैस क्या होती है भैया, मोनो एटॉमिक होती है। तो लिखिए इसके जो बात लिखी गई है कि एटॉमिक रेडियाई ऑफ, बहुत तेजी से लिखिए, एटॉमिक रेडियाई ऑफ नोबेल गैस। और नोबेल गैस क्या होती है, आर नॉन बॉन्डेड रेडियाई होती है। ये कैसी होती है, नॉन बॉन्डेड रेडियाई। ये नॉन बॉन्डेड रेडियाई को ही, ये होती नॉन बॉन्डेड रेडियाई, ब्रैकेट में लिख दीजिए नॉन बॉन्डेड रेडियाई। और ये होती लार्ज, ये होती किससे, लार्ज होती है। और इसी को हम लोग वॉन डेर वाल रेडियस के टर्म में पढ़ेंगे बाद में, है ना। वॉन डेर वाल्स को छूटेगा नहीं, जहां जहां जो देखा वॉन डेर वाल रेडियस। चूंकि नोबेल गैस क्या होती है भैया, मोनो एटॉमिक गैस होती है। कैसी होती है, मोनो एटॉमिक, इसलिए इसके लिए इनसे इनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं तो वहां पे तो क्रिस्टल में या तो उनके एटम्स में जो दो हैं उनमें से निकाल के अलग कर लेते हैं, ठीक है ना, मोनो एटॉमिक होती है, ठीक। ये बातें भैया बता रहे हैं कि ये बड़ी होती है, उसमें वॉन डेर वाल्स की, जब भी यानी कि अगर नोबेल गैस की बात करिए तो क्या कहेंगे, इसमें वॉन डेर वाल रेडियस, ठीक। चलिए, नोबेल गैस में वॉन डेर वाल रेडियस, और वो भी ट्रेंड उनका भी वही है कि नीचे से जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर ये भी क्या होती है, डिक्रीज करती चली जाएंगी। हाँ, लेकिन पीरियड में वो थोड़ा ज्यादा होती हैं अपने बगलिया वाले से, ठीक। तो ये बातें हो गई। अब चलते हैं हम लोग आयनिक रेडियस पे, हेडिंग डालिए आयनिक रेडियस, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए फट से। चलिए मिटा दे रहे हैं, फट से हेडिंग डालिए आयनिक रेडियस। तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं, ये समरी के फॉर्म में हो गया। ये सब एक एक चीज याद रखिएगा, नहीं याद होगा तो हम जब रिवीजन करवाएंगे इस चैप्टर का तो हम खुद याद करा देते हैं, ठीक है ना। टेंशन भी ना लेने का है अपने को, का है टेंशन लेंगे आप लोग भाई, हैं। आप तक तो खुद है इतनी मेहनत से पढ़ना पड़ता है, तीनों सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट है, फिर वो में है कि मतलब घर का हालचाल का है, फिर भाई अब जिसके लिए आए उसमें भी मेहनत है ना। अब फिर वो जो नंबर जिससे बात होती है उसका भी देखना पड़ता है टाइम टाइम से,
पता नहीं कब रात में फोन कर दे, दिन में फोन कर दे, है कि नहीं, तो टेंशन तो रहेगी ही। तो आप लोड न लीजिए, हम लिए हैं लोड, हम याद करवा देंगे। आप आराम आराम करिए, देखिए पानी कानू पी के, खाना वाना खा के खूब आराम करिए और बतियाते रहिए उससे। वो बतियाएगी तो देखिए भाई, अब लड़का है तो लड़की के लिए भाई वो बतियाए, और लड़की है तो वो बतियाएगी, इस तरीके से चलेगा लड़का लड़की वाला हिसाब। तो उसमें ज्यादा देखिए ज्यादा दिन चले उलेगा नहीं ये सब, या तो छोड़ के चला जाएगा या तो छोड़ के चली जाएगी, दो में से तो तय होता है। बहुत कम लोगों का होता है, तो उसमें भी बहुत कुछ खोना पीटना पड़ता है, बड़ा सब नाटक होता है। वो एक घर वाले के मनावा था, फिर एक बार ओकरे घर वाले के हैं, ई मानने के तैयार तो ऊ मानने को नहीं तैयार, ऊ मानने के तैयार तो ऊ नहीं मानने के तैयार। अब यहाँ भैया तुम ही हो हमारे लिए सब कुछ हो, लड़की के दिमाग में चल रहा है। लड़का अरे हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, घर वाले कहाँ हैं, उनको मिटा देंगे एकदम एक दिन, यही सब चलता है। तो आप लोड न लीजिए, हम याद करा देंगे। आप अरे आप आराम करिए भाई, कैसे कहें। चलिए, आयनिक रेडियस क्या होता है भैया, फट से समझ लीजिए। आयनिक रेडियस ये आर है, ठीक ना, दोनों एकम बन गया कैपिटल स्मॉल, कोई बात नहीं। आयनिक रेडियस का मतलब आयंस बनते कैसे, मान लीजिए जैसे ई, और ई का मतलब एलिमेंट है, ठीक है ना, ई ऊ वाला ई में समझिए, ठीक है ना, प्लस ये एक्स इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, एक्स, और ये स्पीशीज क्या बन जाती है, कैटायन, है ना, यानी अपने एनर्जी दी, इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये क्या बन गया, कैटायन। ठीक इसी तरीके से ई बना हुआ है, आपने इस पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया, डाल दिया, तो क्या बन गया, कितने इलेक्ट्रॉन, एक्स, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ई माइनस एक्स, और प्लस प्लस कुछ नहीं। तो ये जो स्पीशीज बनी इसको क्या बोलते हैं, एनायन। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो भैया इलेक्ट्रॉन जब कहीं से निकल जाएगा तो अब जो बचा वो तो कम बचा ना, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इनकी जो रेडियस है वो कम हो जाती है। तो इस लिख लीजिए द डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा ये होता क्या है आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस होता क्या है, तो इसको लिख लीजिए द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन cations and anion in ionic crystal, cations and, भैया तो समझ है लिखो, cations and anions in an ionic crystal, in an ionic crystal, यही होती है रेडियस, ठीक है। ट्रेंड क्या है इनका, इनका भी ट्रेंड वही था जैसा कि उसमें था। भैया ग्रुप में क्या होते हैं लोग, ग्रुप में इंक्रीज करेंगे डाउन द ग्रुप, बात समझ आ रही। और पीरियड में क्या होंगे, पीरियड में क्या होंगे, पीरियड में डिक्रीज करेंगे, कहां, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक, ये बात चली आएगी। अब जैसे मान लीजिए आपसे एक आ जाए, ये समझ में आ रही थी ना, ये सब बहुत सिंपल सिंपल है, ये टेंड सब वही है। जैसे मान लीजिए आपसे एक आ जाए ई है, और इधर की तरफ इसने इलेक्ट्रॉन निकाल के ई एक्स बना लिया, और ये जाहिर सी बात ये बड़ा होगा और इससे बड़ा हो जाएगा ई माइनस एक्स, ये वाला, ठीक। कह रहे हैं ये जो कैटायन है ये क्या है, इसको बोल दीजिए कैटायन है, ठीक। और इनमें कह रहे हैं ये क्यों छोटा होगा, तो भैया कैटायन में कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कम इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा और बढ़ जाएगा, और क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो सेम है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कैटायन हैज फीवर इलेक्ट्रॉन, तो इस बात को लिखिए यहाँ पे, इस बात के लिए इसमें लिखिए कैटायन हैव फीवर इलेक्ट्रॉन, ठीक, while its nuclear charge same, its nuclear charge same, ठीक ठीक, therefore force of attraction क्या, increase। अब किसके किसके बीच ये तो लिखने की जरूरत है नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, therefore हमें कह सकते हैं साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज, साइज डिक्रीज, ठीक। अब इनमें क्या होगा, रिपल्सन, क्योंकि ये देखिए आयन है, इलेक्ट्रॉन पहले से एक और आ गया, जैसे आप पढ़ रहे कमरे में बैठे आराम से और कौन आके डिस्टर्ब किया तो आप क्या कहते हैं, भगा देते, वही वाली हाल है, तो दूर चला जाता है, यानी इसमें क्या होता है, दूर हो जाता है, ठीक ना। तो यहां लिख दीजिए यहाँ पे एडिशन ऑफ वन आर, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ वन आर मोर इलेक्ट्रॉन, जो बात लिखी है भैया ने वही लिखिए, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ वन आर मोर इलेक्ट्रॉन
किसमें, इन सेम वैलेंसी सेल, है ना, या फिर वही इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, इंक्रीज रिपल्सन among the इलेक्ट्रॉन। अरे भैया बढ़ जाता है, देयरफॉर जो साइज है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, साइज इंक्रीज कर जाती है। साइज ऑफ किसकी, साइज ऑफ कैटायन, ये कैटायन के लिए एनायन के लिए, तो साइज ऑफ एनायन इंक्रीज कर जाती है, ठीक। तो ये बात हो गई। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, जैसे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम प्लस की साइज सोडियम से छोटी होगी, और यहाँ एग्जांपल के लिए फ्लोरीन को लिख सकते हैं कि फ्लोरीन माइनस की साइज फ्लोरीन से बड़ी होगी, ठीक। तो ये इतनी बातें आयंस के लिए, आयनिक रेडियस यही होती है, ठीक है ना। आयनिक रेडियस क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस इन एन आयनिक क्रिस्टल इज नोन एज आयनिक रेडियस। ये कैटायंस कैसे बनते हैं और ये एनायंस कैसे बनते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ले दे के बनता है, ये इलेक्ट्रॉन निकालता है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है, अब ट्रेंड्स उनका सेम एज एटॉमिक रेडियस ही है। और कैटायंस में देखिए ये बताया गया है कि यहाँ पे अगर ये क्या है, एनायन है, वहां कैटायन लिखे, यहाँ लिखबे नहीं किए, इतना ना सेम है, इतना है ऐसे, ये एनायंस, ठीक। चलिए इस बात को नोट कर दीजिए, बात समझ में आ रही, ये बहुत सिंपल है, ज्यादा लफड़ा लेकर नहीं है। अब इसमें क्या ऐसा समझा दे कि भैया एकदम मतलब इसमें क्या हो, जितना भैया समझाए उतने बताएंगे, इससे ज्यादा क्या बता दिया हम, ठीक है ना। हाँ नोट करिए इस बात को, फिर चलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज है उनके केस में, ठीक है, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, एटम्स आर या फिर आयंस, ठीक, विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसकी एक अलग डेफिनेशन है, देखिए स्टार बना के नीचे दिया हुआ, टू आर मोर स्पीसीज विद सेम नंबर ऑफ एटम, सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड सेम स्ट्रक्चर। तो ये भी लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाती है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपसे एक आ जाए, जैसे ठीक है, सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो 10 बचेगा, ठीक। इसी तरह से मैग्नीशियम 12 होता है, अब इसके पास कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन, यानी इन सब में अब 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है ना। एल्युमिनियम 3 निकाल दे तो 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 13 होता था इसमें, ठीक। इसी तरह से नाइट्रोजन 3 ले ले, कितना हो जाएगा, 7 3 10, ऑक्सीजन 2 निकाल ले ले, और फ्लोरीन 1 ले ले, ठीक। तो यानी इन सब में क्या हो जाती है, 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं भैया, इन सब में क्या हो जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझा रही है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो अब आपको बताना है कि इनकी जो रेडियस है वो कैसे अरेंज होगी। तो जो वो सारे यहाँ पर जो हमने लिखा था अभी कि ये देखिए, ये एटॉमिक रेडियस के लिए इसमें क्या देखना होता है कि E प्लस एक्स, यानी E इसको ऑर्डर में लिखिए E माइनस एक्स, है ना, यानी जितना भी ये निगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक, सेम नंबर ऑफ स्पीसीज के लिए एलिमेंट E इसलिए है, यानी ये इसका मतलब इस पे चार्ज, इसकी रेडियस सबसे ज्यादा, फिर पेरेंट एटम, फिर उसका सबसे छोटा किसका होगा, प्लस एक्स वाले का। ये लिख लीजिए आप लोग, ठीक। इस हिसाब से अगर इसको अरेंज किया जाए तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, इसका, तो इसका आ जाएगा, इस सवाल का आंसर आपको अरेंज करने के लिए क्या जाए तो माइनस वाला सबसे ज्यादा होगा, तो N3 माइनस, अब क्योंकि सब में 10 इलेक्ट्रॉन है तो अब तो लफड़ा खत्म, अब कौन क्या, उससे हमें क्या मतलब है, केवल अब चार्ज देखने के बचा, तो चार्ज देख लें, ठीक, F माइनस, फिर उसके बाद सॉरी, अब इसमें आएंगे तो सबसे कम वाला चार्ज वाला, सबसे कम पॉजिटिव चार्ज वाला बड़ा होगा, यानी Na प्लस, फिर उसके बाद अरे ये वाला साइज लगाइए Mg प्लस 2, उसके बाद Al प्लस 3, ये इस तरीके से, ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना, इसी पे कई बार सवाल इंक्रीज डिक्रीज बना चुके हैं, तो ये बात देख लीजिए, ठीक। तो ये रहा इसके। अब इसमें कह रहा है कि कैटायंस में साइज ज्यादा क्यों होती है, ये जो साइज कम क्यों होती है कैटायन के केस में, ये जो कैटायन है इनके केस में साइज कम क्यों होती है, तो भैया पहले तो नहीं लिख चुके थे कि कैटायंस हैव स्मॉलर रेडियस क्यों, तो लिखेंगे यहाँ पे कैटायंस में क्या होता है, ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज, है ना, ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज एंड मोर फोर्स, ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज एंड ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो बातें लिख लीजिए हो जाएगा, ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बात समझा रही, ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। अब इसके लिए क्या होता है, ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू दिस, इसी की वजह से क्या होता है, साइज ऑफ कैटायन स्मॉलर, ठीक। अब इसी तरह से एनायन के केस में देख लेते हैं, जब एनायन की हम बात करेंगे इस पे क्या होता है, रिपल्सन बढ़ जाता है, तो इस पे लिखिए ग्रेटर नेगेटिव चार्ज,
भाई पूरे चार्ज पॉजिटिव होता है, ये इसको लिखिए ई प्लस, देखिए क्या पॉजिटिव चार्ज, ई होता है ई माइनस यानी नेगेटिव चार्ज। तो वहां पे क्या लिखिए ग्रेटर नेगेटिव चार्ज, मोर रिपल्सन, है ना, ग्रेटर नेगेटिव चार्ज, मोर रिपल्सन एमंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो उसको लिख लीजिए मोर रिपल्सन, ठीक, मोर रिपल्सन। अच्छा अधिक रिपल्सन होगा किसमें, आपको पता ही है एमंग द इलेक्ट्रॉन, एमंग द इलेक्ट्रॉन्स। और इसके लिए क्या हो जाती है, इनकी साइज है, साइज ऑफ जो एनायन है क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना, साइज ऑफ एनायन इंक्रीज कर जाती है। तो ये यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया पूरा आयनिक रेडियस, देखिए लिखा है ना यहाँ पे। और एक लिखा लिखा नेट रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटवेट। अब इस शब्द को भी लिख लीजिए जरा, इसका मतलब जरा समझ लीजिए उस शब्द का मतलब, लिखा ना रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल आउटवे द न्यूक्लियर चार्ज, ठीक। इसी केस में लिखिए रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इसमें एस लगा दे काम चल जाएगा, कहां चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स विल आउटवे, ये शब्द का मतलब बताना जरूरी था, वीई आई, अच्छा चला आई जइया आई, ठीक, आउटवे न्यूक्लियर चार्ज, द न्यूक्लियर चार्ज। इस लाइन का मतलब समझते हैं, आउटवे का मतलब होता है भारी पड़ता है, कौन सा, रिपल्सन। रिपल्सन किस पे भारी पड़ता है, न्यूक्लियर चार्ज पे, ठीक है ना, न्यूक्लियर चार्ज पे भारी पड़ना, ठीक, यहां पर यह भारी पड़ता है, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज भारी पड़ रहा है, तो आउटवे का मतलब भारी पड़ना, अधिक प्रभावी, हिंदी में कहते हैं मोर डोमिनेंट कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें कंप्लीट हो गई, तो इसको नोट कर लीजिए पहले जल्दी से, फिर बात बताते हैं। चलिए अब जरूरी बात यह है कि देखिए सब कुछ एनसीईआरटी से ही हम लोग का चलेगा, और सारा का सारा मतलब सारा एनसीईआरटी से, जहां थोड़ा बहुत जैसे नहीं तो उस एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब ये थोड़ी होता है कि इसमें दिया नहीं रहेगा, कहीं कहीं दिया रहेगा, उसी का फॉर्म बदल के हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब इसको आसान भाषा में थोड़ा ये इसको इसलिए पढ़ना, इसलिए इस तरह जरूरी होता है कि इतना जब आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा, और मेन निचोड़ याद रह जाता है। और जब आप खाली निचोड़ निचोड़ पढ़ लेते हैं तो उसमें सब गायब हो जाता है, कुछ बचता तो थोड़ा है, ठीक है। इसलिए इसमें जैसे एनसीईआरटी में एनसीईआरटी देखिए बहुत अच्छी किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। अब बहुत लोग पढ़ाते भी हैं और अच्छा भी पढ़ाते हैं, इसमें कोई वो ना, और कुछ लोग तो केवल खिलवाड़ करते हैं, है ना, कोई पेट्रोल में थर्माकोल डाल रहे हैं, बताएंगे नीट में से, कहाँ सिलेक्शन होगा भाई, पेट्रोल में थर्माकोल डालने से क्यों सिलेक्शन हुई, यार गजब आदमी हवा। इठोरा ऐसा आयल तो बम्बई से पढ़ लिया, कहते कि एनसीईआरटी से पढ़बा तो विनाशता है सारे पागल सारे न जाने कहाँ कहाँ चली आवन मर्दवा, बम्बई से पढ़ के आयल अधेड़ हो गए, लेकिन बुद्धि ना आई करे, अधेड़ आओ लेकिन बुद्धि ना आई, कहता कि एनसीईआरटी से पढ़वा तो विनाशता है। अच्छा वो ऐसा बोल रहे तो हम कहनी देखा नहीं, हम कहनी अरे ऐसे बोला था, हम कहनी पागल सारे गजब बात कही बतियावत भैया। भैया एनसीईआरटी पे भरोसा रखिए, वाकई में बहुत अच्छी किताब है, इसको समझा करिए, तुम्हें व माता च पिता तुम्हें व बंधुश्च सखा तुम्हें, इसे हाथ में लेके, तुम्हें व विद्या द्रविड़म तुम्हें व सर्वम मम देव देव, तुम्हें व सर्वम मम देव देव, यही सब कुछ है, यही आपको खुशी सिखाएगी, यही मोहब्बत, यही आशिकी, यही सब कुछ सिखा देती है। इतिहास बताएगी, प्राचीन काल से लेके अनंत आदि से अनंत तक का इतिहास बताएगी, ये सब कुछ बताती है। एनसीईआरटी फिलहाल अप कर लिया, उसमें बहुत सारी किताबें हैं, इतिहास भूगोल अभी ना पढ़िएगा, अभी पहले नीट में सिलेक्शन ले लीजिए फिर देखा जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे, अब खूब मेहनत से पढ़िए, रीडिंग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं किताब की जितना, क्योंकि देखिए 2 चैप्टर हमने, ये दूसरा चैप्टर चल रहा है, एटॉमिक रेडियस पूरा पढ़ा दिए हैं, एकदम पूरा हो चुका है, और तो उसको आप चाहे तो नोट्स बना लीजिए, नोट्स उसका बना लीजिए, और उसके बाद एक तरफ से नोट्स पढ़िए, एकदम सेम जैसे हेडिंग वाइज है वैसे ही पढ़ाए हैं, कोई आगे पीछे नहीं, हमको ये सब ज्यादा झजम्मड़ नहीं आता, और उतने से नीट का, जेईई मेंस का, एडवांस का सबका सवाल लग जाता है ना। आप जेईई मेंस तक लगाइए क्योंकि नीट का ही है,
तो एनटीए वाले नीट और जेईई दोनों का पेपर बनाते हैं, तो वहीं तक बहुत है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन लगाएंगे एटॉमिक रेडियस के। ये जो रेडियस वाला टॉपिक खत्म हुआ, इसके बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 25-30 सवाल, अब देखेंगे कि क्या रेंज है उसकी। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ठीक, चलते हैं।